हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर मस्तूरा क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 7th चैप्टर 9। जो हमारा चैप्टर 9 है वो क्या है? मृदा। मृदा के बारे में हम जानेंगे कि मृदा होती क्या है। जो हमारी मृदा किसको कहा जाता है? मिट्टी को हम क्या कहते हैं? मृदा। आज हम मृदा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मृदा मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। ये क्या है? मिट्टी जो हमारी प्राकृतिक संसाधन है, यह पादपों की जड़ों को दृढ़ता से थामे रखकर तथा उन्हें जल और पोषक तत्वों की आपूर्ति करके उनकी वृद्धि में सहायता करती है। जो हमारी मृदा होती है वो क्या करती है? पौधों की जड़ों को दृढ़ता से पकड़े रखती है और उनको जल और पोषक तत्व पहुंचाती है। यह अनेक जीवों का आवास है। यह सबका आवास होता है। कृषि के लिए मृदा अनिवार्य है। जो हम कृषि करते हैं उसके लिए क्या होती है? मिट्टी की आवश्यकता होती है हमको, अनिवार्य है। या कृषि हम सभी को भोजन, कपड़ा और आश्रय प्रदान करती है। अतः मृदा हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। पहली वर्षा के बाद मृदा की सौंधी गंध सदैव ताजगी भर देती है। जो हमारी गंध होती है जो मृदा की, वो हमारे जीवन में क्या करती है? एक ताजगी भर देती है। मृदा जीवन से भरपूर है। अब हम देखेंगे मृदा कैसे जीवन से भरपूर होती है। वर्षा ऋतु में एक दिन पहेली और बूझो ने मृदा में से एक कछुए को बाहर आते देखा। पहेली ने सोचा कि क्या मृदा के अंदर और भी जीव रहते हैं? आइए हम उनका पता लगाते हैं। उन्होंने देखा कि एक कछुआ बाहर निकल के आया मिट्टी में से, तो वो देखते हैं क्या मिट्टी के अंदर और भी जीव रहते हैं, उनके बारे में वो पता कर रहे हैं। एक क्रियाकलाप हम यहाँ पर देखते हैं। विभिन्न स्थानों से मृदा के कुछ नमूने एकत्र कीजिए और उनको ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पर हम क्या करते हैं? मिट्टी के नमूने लेकर के उनको ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसके लिए एक हैंडलेस आवर्धक लेंस का उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक नमूने का ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर अपने प्रेक्षणों को सारणी में लिखिए। अपने प्रेक्षणों के बारे में अपने मित्र से चर्चा कीजिए। क्या आपके मित्रों द्वारा एकत्र किए गए नमूने आपके द्वारा एकत्र किए गए नमूने जैसे ही हैं? बूझो और पहेली ने अनेक प्रकार से मृदा का उपयोग किया है। उन्हें उसमें खेलना पसंद है। यह वाकई बहुत मनोरंजक है। जो मिट्टी में खेलना होता है वो कैसा होता है? बहुत ही मनोरंजक होता है। मृदा के उपयोगों की एक सूची बनाइए कि मृदा किन किन कार्यों में उपयोग होती है। हमारा मृदा का क्या क्या उपयोग है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, हमें यहाँ पर कुछ दे रखा है। पॉलीथीन की थैलियाँ और प्लास्टिक मृदा को प्रदूषित करते हैं। ये मृदा में रहने वाले जीवों को भी हानि पहुँचाते हैं। इसलिए पॉलीथीन की थैलियों और प्लास्टिक की वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबिंब मांग की जा रही है। अनेक प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ, रसायन तथा पीड़कनाशी मृदा को प्रदूषित करते हैं। ऐसे अपशिष्ट पदार्थों और रसायनों को मृदा में निर्मुक्त करने से पहले उन्हें उपचारित किया जाना चाहिए। पीड़कनाशियों का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए। यहाँ पर क्या बता रहा है हमको? जो पीड़कनाशी है उनका उपयोग कम से कम होना चाहिए। अब हम देखते हैं मृदा जो है, मृदा परिच्छेदिका प्रोफाइल। जो इसकी प्रोफाइल है उसके बारे में हम जानेंगे। मृदा अनेक परतों की बनी होती है। यह जानने के लिए कि ये परतें किस प्रकार व्यवस्थित रहती है, आप निम्नलिखित क्रियाकलाप कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्रियाकलाप 9.2 करके देखते हैं। थोड़ी सी मृदा लीजिए, ढेलों को अपने हाथों से तोड़कर उनका चूर्ण बना ले। आप 3/4 जल से भरा कांच का एक गिलास लीजिए और उसमें मुट्ठी भरकर जो हमारी यहाँ पर मृदा डाल दीजिए। इसे किसी छड़ से अच्छी तरह हिलाइए जिससे मृदा पानी में मिल जाए। अब इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही रखा रहने दीजिए। कुछ समय के बाद गिलास के पानी को देखिए कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हमको यहाँ पर ये क्या दिखाई दे रहा है? ह्यूमस और जल, मृत्तिका, बालू और बजरी। हमको यहाँ पर अलग अलग मृदा की परतें दिखाई दे रही है। क्या आपको कांच के गिलास में विभिन्न आपात साइज के कणों की परतें दिखाई देती है? इन पर्दों को दर्शाते हुए चित्र बनाइए। क्या जल में कुछ मृत अथवा सड़ी गली पत्तियों के टुकड़े अथवा जंतु अवशेष तैरते दिखाई दे रहे हैं? मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। आप शायद जानते होंगे कि पवन, जल और जलवायु की क्रिया से सेलों, चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। यह प्रक्रम अपक्षय कहलाता है। किसी मृदा की प्रकृति उन सेलों पर निर्भर करती है जिनसे उनका निर्माण होता है, और यह उन वनस्पतियों की किस्मों पर भी निर्भर करती है जो इसमें उगते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारी मृदा होती है वो किन सेलों से टूटकर बनी है। हम उनकी प्रकृति का उसी से बता सकते हैं कि किस पर निर्भर है, कौन से सेलों पर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी वनस्पतियाँ हैं वो कौन सी किस्म की है, वो किस मिट्टी पर निर्भर करती है, हम ये भी बता सकते हैं। मृदा की विभिन्न परतों से गुजरी हुई ऊर्ध्वाधर काट
मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। प्रत्येक परत स्पर्श, गठन, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में भिन्न होती है। ये परदे संस्तर स्थितियां कहलाती है। क्या कहलाती है? संस्तर स्थितियां कहलाती है। जैसा कि हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, संस्तर स्थिति A, B, C आधार शेल, ये हमको यहाँ पर दिखाया गया है। ये क्या है? मृदा की परिच्छेदिका है। हम सामान्यतः मृदा की सबसे ऊपरी शीर्ष परत को देखते हैं, उसके नीचे वाली परतों को नहीं। यदि हम हाल ही में खोदी गई खाई के पार्श्व भाग को देखें तो हमें मृदा की भीतरी परतें दिखाई देती है। ऐसी स्थिति में हम उस स्थान की मृदा परिच्छेदिका का परीक्षण कर सकते हैं। मृदा परिच्छेदिका को कुएं की खुदाई करते समय अथवा किसी इमारत की नींव खोदते समय भी देखा जा सकता है। इसे पहाड़ों पर, सड़कों के किनारे अथवा नदियों के खड़े किनारों पर भी देखा जा सकता है। सबसे ऊपर वाली संस्तर स्थितियां सामान्यतः गहरे रंग की होती है, क्योंकि यहाँ ह्यूमस और खनिज से मिलकर बनी होती है। ह्यूमस मृदा को उर्वर बनाता है और पादपों को पोषण प्रदान करता है। यह परत सामान्यतः मृदु, सरंध्र और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। इसे शीर्ष मृदा अथवा संस्तर स्थिति कहते हैं। शीर्ष मृदा कृमियों, कृंतकों, छछूंदरों और भृंगों जैसे अनेक जीवों को आवास आश्रय प्रदान करती है। छोटे पादपों की जड़ें पूरी तरह से शीर्ष मृदा में ही रहती है। शीर्ष मृदा से नीचे की परत में ह्यूमस कम होती है, लेकिन खनिज अधिक होते हैं। यह परत सामान्यतः अधिक कठोर और अधिक सहन घनी होती है और बी संस्तर स्थिति या मध्य परत कहलाती है। तीसरी परत सी संस्तर स्थिति कहलाती है और जो दरारों और विद्रुपयुक्त सेलों के छोटे ढेलों की बनी होती है। इस परत के नीचे आधार शेल होता है जो कठोर होता है और इसे फावड़े से खोदना कठिन होता है। क्या होता है? जो हमारा आधार शेल होता है, इसे फावड़े से खोदना कठिन होता है। अब हम देखते हैं मृदा के प्रकार। मृदा के कौन कौन से प्रकार होते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि सेलों के अपक्षय से विभिन्न पदार्थों के छोटे छोटे कण निर्मित होते हैं। इनमें बालू और चिकनी मिट्टी, क्ले सम्मिलित होते हैं। किसी मृदा में बालू और चिकनी मिट्टी का अनुपात उस मूल शेल पर निर्भर करता है जिससे उसे कण बने होते हैं। शेल कणों और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। जीवाणु जैसे बैक्टीरिया, पादप मूल और केंचुए जैसे जीव भी मृदा के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। मृदा को उसमें पाए जाने वाले विभिन्न आमाप साइज के कणों के अनुमाप के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यदि मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो वह बालुई मृदा कहलाती है। यदि बारीक सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो वह मृणमयी मृदा कहलाती है। यदि बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान होती है तो वह धूमटी मृदा कहलाती है। अतः मृदा का वर्गीकरण बालुई, धूमटी और मृणमय के रूप में किया जा सकता है। मृदा में कणों के आमाप का उसके गुणों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। बालू के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, यह आसानी से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, अतः इनके बीच में काफी रिक्त स्थान होते हैं। ये स्थान वायु से भरे रहते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि बालू सुवातित होती है। बालू के कणों के बीच के स्थानों में से जल की निकासी तेजी से हो जाती है। बालुई मृदा हल्की, स्वातित और शुष्क होती है। मृत्तिका चिकनी मिट्टी के कण सूक्ष्म, बहुत छोटे होने के कारण परस्पर जुड़े रहते हैं और उनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। बलुई मृदा के विपरीत इनके कणों के बीच के सूक्ष्म स्थानों में जल रुक जाता है। अतः चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है, लेकिन यह भारी होती है क्योंकि इसमें बलुई मृदा की अपेक्षा अधिक जल रहता है। पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा दोमट है। दुमटी मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और गाद नामक अन्य प्रकार के मृदा कणों का मिश्रण होती है। गाद नदी तलों आधारों से निष्पक्ष रूप से पाई जाती है। गाद कणों का आमाप साइज बालू और चिकनी मिट्टी के आमापों के बीच का होता है। दुमटी मृदा में ह्यूमस होती है। इस प्रकार की मृदा में पादपों की वृद्धि के लिए उचित मात्रा में जल धारण क्षमता होती है, जल को आसानी से धारण कर सकती है। अब हमें क्रियाकलाप 9.3 करके देखते हैं। मृणमय, दुमटी और बलुई मृदा के नमूने एकत्र कीजिए। किसी एक नमूने में से मुट्ठी भर मृदा लीजिए। इसमें से कंकड़, पत्थर, घास के तिनकों को आदि को निकाल लीजिए। अब इसमें बूंद बूंद कर जल डालकर इसे गूंद लीजिए। केवल इतना जल डालें कि इससे मृदा का गोला बनाया जा सके, जैसा कि हमको यहाँ चित्र में दिखाया गया है।
लेकिन ध्यान रहे कि यह चिपचिपा नहीं होना चाहिए। मृदा से गोला बनाने का प्रयास कीजिए। किसी समतल सतह पर इस गोले को एक बेलन के रूप में बेल लें। इस बेलन से छल्ला बनाने का प्रयास कीजिए। इस क्रियाकलाप को मृदा के अन्य नमूने के साथ दोहराइए। कोई मृदा किस प्रकार की है, क्या इस निर्णय में इस आधार पर किया जा सकता है उससे मनचाही आकृति बनाना कितना सुविधाजनक है। हम जैसे कि मृदा से कई सारी सुविधाजनक आकृतियां बना सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि किस प्रकार की मृदा बर्तन, खिलौने, मूर्तियों आदि बनाने के लिए उपयुक्त की जाती है। हम बता सकते हैं कौन सी मृदा है वो। मृदा के गुण। अब हम मृदा के गुणों के बारे में जानेंगे। आपने मृदा के कुछ उपयोगों की सूची बनाई है। आइए हम मृदा के गुणों के जानने के लिए कुछ क्रियाकलाप करते हैं। मृदा में जल अंतःस्रवण दर। बूजो और पहेली ने 50 सेंटीमीटर आमाप के 2 वर्ग अंकित किए, जिनमें से एक उनके घर के फर्श पर और दूसरा कच्ची सड़क पर बना था। उन्होंने 2 समान आमाप की बोतलों को पानी से भर लिया। उन्होंने एक ही समय में दोनों वर्ग स्थानों के एक बोतल पानी डाल दिया। उन्होंने देखा कि फर्श पर गिरा पानी वर्ग की सीमा के बाहर बह गया और अवशोषित नहीं हो पाया, जबकि कच्ची सड़क पर डाला गया पानी अवशोषित हो गया। जो हमारा पानी होता है वो क्या हो गया, अवशोषित हो गया है। आइए समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। अब हम यह क्रियाकलाप करेंगे 9.4। इस क्रियाकलाप के लिए कक्षा के सभी छात्र 3 समूह में दल बना ले। दलों के नाम A, B, C तथा C रखें। आपको यह मालूम करना है कि किसी दिए गए स्थान पर पानी कितनी तेज से मृदा से नीचे चला जाता है। आपको एक खोखले बेलन अथवा पाइप की आवश्यकता होगी। यह सुनिश्चित कर ले कि प्रत्येक दल समान व्यास के पाइप का उपयोग करें। ऐसे पाइप प्राप्त करने के लिए दिए गए कुछ सुझावों पर विचार कर सकते हैं। यदि संभव हो तो एक आमाप के 3 छोटे टीन के डब्बे लेकर उनकी तली को काट ले। अब हम क्या करेंगे, एक ही आमाप के डब्बे लेकर उनकी तली को काट लेंगे। यदि पीवीसी पाइप लगभग 5 सेंटीमीटर व्यास का उपलब्ध हो तो इसके 20 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े काट लें और उनका उपयोग करें। जिस स्थान से आप मृदा एकत्रित करें वह पाइप को लगभग 2 सेंटीमीटर की गहराई तक धंसा कर लगा ले। पाइप में धीमे धीमे 200 ml जल डालिए। 200 ml जल को मापने के लिए आप किसी भी 200 ml की खाली बोतल का उपयोग कर सकते हैं। उस समय को नोट कर ले जब आपने जल डालना आरंभ किया था। जब सारा जल भूमि पर द्वारा अवशोषित अर्थात अंतःस्रावित हो जाए और पाइप खाली हो जाए तो पुनः स्वयं समय नोट करिए। यह ध्यान रखें कि पाइप में डालते समय पानी ना तो छलके और ना ही पाइप के बाहर गिरे। 200 ml जल के मृदा में अंतःस्रावित होने में लगने वाले समय के आधार पर अंतःस्रावण दर की गणना निम्नलिखित सूत्र के द्वारा की जा सकती है। हम यहाँ पर इसको निम्नलिखित सूत्र के द्वारा दर्शा सकते हैं। अंतःस्रावण दर ml और मीन। जल की मात्रा ml और अंतःस्रावण अवधि यानी मीन। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी नमूने में 200 ml जल के अंतःस्रावण 20 मीन लगते हैं तो यह क्या कहलाता है, अंतःस्रावण दर 200 ml और 20 मीन। ये क्या कहलाता है, हमारा 10 ml पर मीन कहलाता है हमारा। यहाँ अपने दल द्वारा लिए गए मृदा के नमूने में अंतःस्रावण दर की गणना कीजिए। अपने निष्कर्षों की तुलना अन्य दलों के मृदा के नमूने की अंतःस्रावण दर से कीजिए। मृदा के नमूनों को अंतःस्रावण दर के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। अब हम देखते हैं मृदा में नमी। अब मृदा में नमी क्या होती है। क्या आप कभी ग्रीष्म काल में किसी गर्म दिन की दोपहर में किसी खेत व अथवा खुले मैदान से होकर गुजरते हैं। संभवतः आपने देखा होगा कि जमीन के ऊपर वायु कदीप्त हो रही है, अर्थात ऐसा दिखता है जैसे गर्म वायु वैसे ही ऊपर उठ रही है जैसे कि आग के अलाव से उठती है। ऐसा क्यों होता है, इस क्रियाकलाप द्वारा हम इसका उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। अब हमको यहाँ ये दिया गया है क्रियाकलाप 9.5 जो हमको यहाँ पर दिया गया है। एक क्वथन नली लीजिए, इसमें 2 चम्मच मिट्टी मिलाइए। इसे कुछ समय तक किसी लो पर गर्म कीजिए और क्वथन नली का परीक्षण कीजिए। आइए हम देखते हैं कि गर्म करने पर क्या होता है। अब हमको यह क्वथन नली दिखाई दे रही है। जल की बूंदे, क्वथन नली, मृदा नमूना और बर्नर। ये क्या है, मृदा में से नमी को हटाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। क्या आपको कहीं जल
की बूंदें दिखाई देती है? यदि हाँ तो किस स्थान पर? गर्म करने पर मृदा में से जल वाष्पित होकर ऊपर उठता है और क्वथन नली के ऊपरी भाग की अपेक्षाकृत ठंडी भीतरी दीवार पर संघनित हो जाता है। गर्म दिनों में मृदा से जल के वाष्पन के कारण ऊपर उठती जल वाष्प वायु को अपेक्षाकृत सघन बना देती है। इससे सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण मृदा के ऊपर की वायु हमें कदीप्त प्रतीत होती है। मृदा को गर्म करने के बाद इसे क्वथन नली में से बाहर निकाल ले। इसकी तुलना उस मृदा से करें जिसे गर्म नहीं किया गया हो। दोनों के बीच के अंतर को नोट करें। अब हम देखते हैं मृदा द्वारा जल का अवशोषण। अब मृदा में जल का अवशोषण कैसे होता है? क्या सभी प्रकार की मृदा समान मात्रा में जल का अवशोषण करती है? आइए जानने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। ये क्रियाकलाप का है हमारा 9.6। प्लास्टिक की कीप लीजिए। फिल्टर पत्र अथवा समाचार पत्र के कागज का एक टुकड़ा लेकर उसे मोड़कर चित्र के अनुसार कीप में लगा लीजिए। किसी मृदा के शुष्क पाउडर का 50 ग्राम तोलकर उसे कीप में लगाइए। फिल्टर पत्र में डालिए। किसी मापन सिलेंडर में से जल लेकर उसकी माप नोट कर लीजिए। अब इसे जल को बूंद बूंद करके कीप में रखी मृदा में डालिए। आप इस कार्य के लिए ड्रॉपर का उपयोग भी कर सकते हैं। सारा जल एक साथ नहीं पर ना गिना कर उसे पूरी मृदा में डालिए। जब डालना तब तक जारी रखिए जब तक कि वह रिसकर कीप से नीचे गिरना आरंभ ना कर दे। मापन सिलेंडर में बचे जल को मापकर उसे आरंभिक माप में से घटा ले, जिससे आपको मृदा द्वारा धारण किए गए जल का आयतन ज्ञात हो जाएगा। अपने परिणामों को नोटबुक में नोट कीजिए। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मृदा कितने जल का उपयोग कर सकती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं मृदा का द्रव्यमान और भार। 50 ग्राम। मापन सिलेंडर में जल का आरंभिक आयतन UmL। मापन सिलेंडर में जल का अंतिम आयतन VmL। मृदा द्वारा अवशोषित जल का आयतन U-VmL। मृदा द्वारा अवशोषित जल का द्रव्यमान U-Vg। 1 ml जल का द्रव्यमान 1 g के बराबर होता है। अवशोषित जल का प्रतिशत U-V/50 × 100। यहाँ इस क्रियाकलाप को मृदा के विभिन्न नमूने के साथ दोहराइए। क्या आपको सभी नमूने के लिए समान परिणाम प्राप्त होते हैं? परिणामों पर अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार की मृदा की अंतःस्थावरण दर सबसे अधिक है? किस प्रकार की मृदा की अंतःस्थावरण दर सबसे कम है? बूझों ने अपने पड़ोसी से सुना है कि वर्षों के 8 से 10 दिन बाद तालाब अथवा कुएं में जल का स्तर बढ़ जाता है। किस प्रकार मृदा जल में सबसे कम समय में सबसे अधिक मात्रा में अंतःस्थापित होकर कुएं तक पहुंचेगा? किस प्रकार मृदा की सबसे अधिक मात्रा में जल धारण करती है और किस प्रकार मृदा सबसे कम? क्या आप कोई विधि बता सकते हैं जिससे अधिक वर्षा जल अंतःस्थापित होकर भौम जल तक पहुंच जाए? अब हम देखते हैं मृदा और फसलें। मृदा और फसलें क्या होती है? भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। कुछ क्षेत्रों में मृणमय मृदा, कुछ दुमटी मृदा, जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में बलुई मृदा पाई जाती है। पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता द्वारा मृदा प्रभावित होती है। ये कुछ प्रमुख जलवायु संबंधित कारक है जो मृदा को परिच्छेदिका को प्रभावित करते हैं और मृदा संरचना में परिवर्तन लाते हैं। जलवायु कारक मृदा तथा मृदा के घटक सम्मिलित रूप से किसी क्षेत्र विशेष में उगने वाली वनस्पति तथा फसलों की किस्मों पर निर्धारण करते हैं। मृणमय और दुमटी मृदा दोनों ही गेहूं और चने जैसी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ऐसी मृदा की एक जल धारण क्षमता अच्छी होती है। धान के लिए मृत्तिका एवं जैव पदार्थ से समृद्ध तथा अच्छी जल धारण क्षमता वाली मृदा आदर्श होती है। मसूर और अन्य दालों के लिए दुमटी मृदा की आवश्यकता होती है, जिनमें से जल की निकासी आसानी से हो सके। अब हम यहाँ पर देखते ग्राम को जी से, किलोग्राम को केजी वास्तव में द्रव्यमान के मात्रक है। 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार 1 ग्राम भार होता है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार 1 किलोग्राम भार होता है। यद्यपि दैनिक जीवन में और वाणिज्य और उद्योग में द्रव्यमान और भार के बीच सामान्यतः अंतर नहीं किया जाता है। द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है, यह आप उच्च कक्षा में पढ़ेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है। अब हमने यहाँ पर क्या देखा था, जो हमारी जिसमें जल की निकासी आसानी से हो सकती है। कपास के लिए बलुई
दोमट अथवा दोमट मृदा अधिक उपयोगी होती है, जिसमें से जल की निकासी आसानी से हो जाती है और जो पर्याप्त परिमाण में वायु को धारण करती है। गेहूं जैसी फसलें महीन मृदा में उगाई जाती है क्योंकि यह वहाँ ह्यूमस से समृद्ध और अत्यधिक उर्वर होती है। अपने शिक्षकों, माता पिता और अपने क्षेत्र के किसानों से वहाँ की मृदा के प्रकारों और उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी एकत्र कर सकते हैं। अब हमको यहाँ पर ये क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमको एक बॉक्स दिखाई दे रही है। एक केस का अध्ययन हो रहा है। जॉन, रसीदा और राधा मध्य प्रदेश में सोहंगपुर नामक स्थान के लीलाधर दादा और संतोष मालवी के घर गए। लीलाधर दादा सुराही, मटका, कुल्हड़ आदि बनाने के लिए मिट्टी तैयार कर रहे थे। उन तीनों लीलाधर दादा ने उनके कार्य के विषय में बातचीत की। जॉन, आप मिट्टी कहाँ से लाए थे? दादा, हम किसी बंजर भूमि से काली मिट्टी लाते हैं। राधा, मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है? दादा, सूखी मिट्टी को किसी बड़े टंकी में डालकर उसमें कंकर पत्थर आदि बीन लिए जाते हैं। कंकर पत्थर हटा देने के बाद मिट्टी को लगभग 8 घंटे के लिए भिगो दिया जाता है। इस मिट्टी में घोड़े की लीद की कुछ मात्रा मिलाकर उसे गूंद लिया जाता है। गूंदी मृदा को चाक पर रखकर उचित मनचाहा आकार दे दिया जाता है। किसी वस्तु को अंतिम स्वरूप देने के लिए हाथ का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार बनाई गई वस्तु को 2 से 3 दिन तक सुखाने के लिए उनकी रंगाई की जाती है। शुष्क वायु में सुखाने के लिए सभी वस्तुओं को उच्च ताप पर भट्टी में पकाया जाता है। रशीदा, मृदा में घोड़े की लीद क्यों मिलाई जाती है? दादा, पकाने में प्रक्रम घोड़े की लीद जल जाती है, जिससे मृदा के पात्रों में सूक्ष्म छिद्र रह जाते हैं। इसी कारण मटकों और सुराही में से जल अंतः स्रावित होकर उनकी भारी सतह तक आ पाता है। वहां से यह वाष्पित हो जाता है, जिससे घड़े या सुराही में रखा जल ठंडा हो जाता है। दादा ने बताया कि सुहागपुर में बनी सुराही और मटके दूर दूर तक प्रसिद्ध है। जैसा कि हमको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, क्या हो रहा है, मिट्टी के बर्तन को बनाना है। मिट्टी के बर्तन को कैसे बनाया जाता है? अब हम यहाँ पर देखते हैं मृदा अपरदन क्या होता है। जल, पवन अथवा बर्फ के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हटना अपरदन कहलाता है। पादपों की जड़ें मृदा को मजबूती से बांधे रखती है। पादपों की अनुपस्थिति में मृदा ढीली हो जाती है। इससे यह पवन और प्रवाही जल के साथ बह जाती है। मृदा का अपरदन मरुस्थल अथवा बंजर भूमि जैसे स्थानों पर अधिक होता है, जहाँ की सतह पर बहुत कम अथवा कोई वनस्पति नहीं होती है। अतः वृक्षों की कटाई और वनोन्मूलन को रोका जाना चाहिए। हरित क्षेत्रों के बढ़ने के प्रयास किए जाने चाहिए। अब हम देखते हैं धान के रोपण के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है। ऐसा मृदा जिसकी अंतरास्त्रावण दर अधिक हो अथवा जिसमें यह दर कम हो। अंतरास्त्रावण दर और जल धारण करने की क्षमता में क्या अंतर होता है? बूझों को लगता है तुमने जो पहले पढ़ा था उसे भूल गए हो। पाठ को दोबारा पढ़ो तो तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। यहाँ पर अब हम देखते हैं कुछ प्रमुख शब्द दिए हुए हैं हमको यहाँ पर। जैसा कि हमको दे रखा है मृणमय, ह्यूमस, दुमटी, अंतरास्त्रावण, आर्द्रता, बलुई, जल धारण, संस्तर स्थिति, अपरदन और यहाँ पर मृदा परिच्छेदिका और मृत्तिका। इन सारे शब्दों के आंसर हमने यहाँ पर जान लिए हैं। अब हमने इस चैप्टर में क्या सीखा, हम इसका सारांश देखते हैं। मृदा पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती है। किसी स्थान की मृदा परिच्छेदिका वहाँ की मृदा की विभिन्न परतों का परिच्छेद होती है। ये परतें संस्तर की स्थिति कहलाती है। मृदा विभिन्न प्रकार की होती है, मृणमय, दुमटी और बलुई। विभिन्न प्रकार की मृदा में जल की अंतरास्त्रावण दर भिन्न भिन्न होती है। यह दर बलुई मृदा में सबसे अधिक और मृणमय मृदा में सबसे कम होती है। विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने के लिए विभिन्न प्रकार की मृदा को उपयुक्त होती है। मृत्तिका चिकनी मिट्टी होती है और दोमट मृदा गेहूं, चना और धान को उगाने के लिए उपयुक्त है। कपास को बलुई दोमट मृदा में उगाया जाता है। मृदा अपने जल को रोकती है, जिससे मृदा आर्द्रता और मृदा नमी कहते हैं। मृदा की जल को रोकने की क्षमता या जल धारण क्षमता विभिन्न फसलों के लिए महत्वपूर्ण है। मृत्तिका चिकनी मिट्टी का उपयोग बर्तनों, खिलौनों और मूर्तियों को बनाने के लिए किया जाता है। हमको यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। जैसे कि हमको यहाँ पर क्या दे रखा है, सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे उपयुक्त प्रश्नों को उत्तर को चिन्हित करना, हमको यहाँ पर सही विकल्प दे रखे हैं, सही जोड़ी दे रखी है। फिर हमको यहाँ पर कुछ प्रश्न दे रखे हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। उम्मीद है जो आज का हमारा चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर आपको हमारा चैप्टर अच्छा लगा तो इसी तरह के अपडेट के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।